है कि विनाश के रास्ते विकास करने की कोशिश की जा रही है बांध संस्कृति को भी डुबो देता है। लेकिन जबरानी बांध की जो परियोजना है वो पूरी नहीं हो पाई होते हैं जी। या कोई सरकारी जो हैं बाबू कर रहे होते हैं। हमें जिस पर्यावरण को बनाता है वो है संस्कृति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। जमरानी बांध को लेकर हम लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमरानी बांध को बनने में इतने साल क्यों लग गए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बांध आखिर होता क्या है और आखिर इस बांध को लेकर इतने सवाल जवाब क्यों किए जा रहे हैं? ऐसी क्या चुनौतियां एक बांध बनाने में लग जाती हैं या आती हैं कि इतने वर्ष लग गए लेकिन जमरानी बांध की जो परियोजना है वो पूरी नहीं हो पाई? इसके अलावा और कौन से बांध है जिनको लेकर इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो सामने आई थी? क्या बांध में सिर्फ बांध बनाने का काम होता है या उसके और उद्देश्य भी होते हैं? क्या पुनर्वास का कार्य काफी आसान होता है? तो ये तमाम जो पहलू हैं एक बांध को लेकर पहले ये जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर जो बांध है उसकी परिभाषा क्या होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं उमेश विश्वास जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू सर, देखिए, अभी हम लोग जबरानी को लेकर बात कर रहे हैं, इसी के साथ और बहुत से बांध हैं जिनको लेकर आपने पूर्व में कवरेज की होगी या आपने ग्राउंड पर जाकर स्थिति देखी होगी, पुनर्वास के कार्य में आपने वहां जाकर आप उसके गवाह बने होंगे। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो बांध है इसको इतने साल क्यों लग गए? बाकी जो बांध जिनको आपने कवर किया ये क्या होते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या चुनौतियां आती हैं? मूल रूप से एक बांध एक तरह से समूचे पर्यावरण को डुबाता है। और पर्यावरण एक तो वही है जो कि प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि प्रकृति ने जो बनाया है वो पेड़ पौधे, जानवर और बहुत सारे जड़ी बूटियाँ और उस क्षेत्र के जितने भी ज्योग्राफिकल वो हैं उन सबको डुबा देता है। लेकिन ये तो रहा एक ये पर्यावरण। एक और पर्यावरण है जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो आदमी जिस पर्यावरण को बनाता है वो है संस्कृति। और एक बांध संस्कृति को भी डुबो देता है, जो बहुत तकलीफदेह बात होती है। बांधों का अब उनका उद्देश्य क्या है कि अगर मान लीजिए हम आज बिजली बनाने की बात करें तो बिजली तो और दूसरी बिजली बड़ी सस्ती है। ये पानी वाली बिजली तो बहुत महंगी है। हम जिस बिजली को आज जला रहे हैं उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है ये दूनी होगी इसकी जो कॉस्ट है जी। तो ये जो पन बिजली है इसका ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से वायबल होगी। एक और क्योंकि उसको जनरेट करने के लिए जो खर्च आ रहा है और दूसरी ओर उसकी कॉस्ट में वो भी तो सब शामिल है ना, कि जो आपका सब कुछ डूब गया जी। अगर उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? कहने को जनसुनवाई होती हैं और एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है, लेकिन आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि वो इम्पैक्ट असेसमेंट भी कुछ इंजीनियर कर रहे होते हैं जी। या कोई सरकारी जो हैं बाबू कर रहे होते हैं, ऑफिसर कर रहे होते हैं। उनका एक समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो तुम्हारी जो भूमिका में तुमने रिहैबिलिटेशन के लिए कहा, पुनर्वास के लिए, वो पुनर्वास इससे जुड़ा हुआ है। क्यों? कि जब बांध आपको एक जगह से उखाड़ता है तो आप सिर्फ खुद ही नहीं उखड़ते हैं जी। बल्कि आपका पनघट उखड़ जाता है, आपके आसपास की जो जगहें हैं वो उखड़ जाती है। आप क्या कर रहे हैं उस जगह में रह कर के कि आप एक नई जगह, चाहे वो देखने में कितनी ही शानदार लगे लेकिन वो फंक्शनली उन लोगों के लिए न तो उतनी उपयोगी होती है और अपनी जड़ों से उखड़ कर के जो लोग इस तरह की एक तरह से सुविधा को स्वीकार कर लेते हैं जी। वो खाली हाथ रह जाते हैं। और उसका कारण तो यही है कि वो रिश्ते, वो जो जितने भी आपके जो संस्कृति आपने निर्मित की है
वो संस्कृति सब डूब जाती है। जी। और एक नई जगह में आपको एक जो है पेड़ की तरह से, जो कि हम बड़े हो गए हैं, और उसके बाद उखाड़ करके वो जड़ें वहाँ पकड़ना वो बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, जब हम ये करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारी कुछ शर्तें मान लीजिए उन्हें हम स्वीकार कर लें। जी। अब वो शर्तें क्या हैं, पुनर्वास की शर्तें क्या हैं, एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण जब तक उन शर्तों के साथ नहीं होगा, जी। सिर्फ एक आर्थिक उस पर कि साहब आपके तो गांव जो था ये तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो सड़क भी नहीं थी, आपकी आमदनी कितनी थी, अनुमान लगा लीजिए, तो वो आदमी हो सकता है ये कहे कि हमारी आमदनी कोई साहब 25,000 रुपये थी, तो वो कहेगा कि आप 25,000 तो कुछ भी नहीं है, आपकी तो 1,00,000 रुपया महीना आमदनी होगी। लेकिन इसमें वो कॉस्ट वो शामिल नहीं है जिस पर कि वो आगे बढ़ते हैं, जिस पर कि परिवार बढ़ता है। कौन कहाँ स्कूल जा रहा है बच्चा, कौन पनघट पर पानी भरने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं लाइफ के जो कि उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो लोगों को एक तरह से बांध उखाड़ देता है। जी। और ये बात सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एक विकास के लिए, अब वो हमें कल्पना करिए, बिजली के अगर एंगल से देखिए तो सौर ऊर्जा ज़्यादा जो है सस्ती है, जी। हम उसमें क्यों ना प्रोजेक्ट करें। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा था कि और जगह यूरोप में बहुत जगह बांध हैं, और उन बांधों में एक नज़रिया ये है कि आप रन ऑफ द रिवर, नदी बहती रहती है और बांध बन जाता है, और एक बांध एक जगह पर वो पानी रोकता है और उस जगह से वो पानी गिरा करके टरबाइंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और आगे चल के आपके और जो टेरेन्स आते हैं, मान लीजिए फिर एक गहराई आती है, तो उस जगह फिर से एक बांध बनता है, जी। और उस जगह वो रन ऑफ द रिवर पर ही वो काम होते रहते हैं। तो बहुत सारे पानी को इकट्ठा करना। अब इसमें वो जो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने देख लिया गढ़वाल में क्या हो रहा है, वो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता जाता है वो सारे जो कैचमेंट का जो एरिया है उसको कच्चा करता चला जाता है, उसको कमज़ोर करता चला जाता है। और जब पानी बहता है, मान लीजिए वो अभी चमोली में हुआ था पिछली बार, जब पानी बहता है तो वो अपने साथ काटता हुआ चला जाता है। जी। और ये जो हिमालय के हमारे पहाड़ हैं, ये नए पहाड़ हैं, ये कोई बहुत पुराने पहाड़ नहीं हैं। तो इनकी फ्रेजिलिटी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। प्रोफेसर के.एस. वालिया की स्टडी है, हमारे बहुत सारे फॉल्ट जोन्स हैं यहाँ। ये कई बार ये बात कही जाती है कि ये वाला नैनीताल वाला जो एरिया है, इसमें ये भूगर्भीय दृष्टिकोण से बिल्कुल ही फ्रेजाइल है, ये कभी भी टूट सकता है। तो आप उन पर अगर गौर कर रहे हों जी। और तब आप ये देख रहे हों कि हमको ऐसा करने में फ़ायदा है, तब तो आप करें। लेकिन अगर मान लीजिए हर सौदा ही घाटे का है जी, तो क्या करेंगे। और ये डूब तो ऐसी है, वो मेरी कविता में कभी सुनाऊंगा, उसमें एक लाइन आती है कि नदी नदी में डूब रही है। जी। वो जो दूसरों को डुबाती थी वो भी एक नदी में डूब जाती है। तो हमें मतलब एक इम्पैक्ट असेसमेंट करते वक्त भी बिल्कुल एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से रखना ही चाहिए, और एक वैज्ञानिक जो जियोलॉजिकल जो गर्भशास्त्रीय अध्ययन है उसका किया जाना चाहिए। और उस पर उसको सिर्फ ये नहीं कि जन सुनवाई हो गई, लोग आए, उन्होंने कहा और उनको मुआवजा मिल गया और ये हो गया, नहीं, बल्कि बहुत गहराई के साथ उन लोगों से कुरेद के पूछा जाना चाहिए कि आप ये हाँ तो कह रहे हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके बाद आपको टॉयलेट जाने की भी प्रॉब्लम होगी। आपने पहाड़ देखा है, कैसे हम अपने घर से निकल के कैसे जाते हैं। महिलाएं हैं, उनका कोई और कोई मनोरंजन नहीं है। वो मनोरंजन उनका उस अपने घर से बाहर जाना, उस जंगल में जाना, वहाँ कोई एक गीत गाना, या वहाँ से अपने बच्चों को आवाज़ लगा के उनकी बात सुन लेना। ये एक पूरी संस्कृति होती है जो कि बांध डुबा देता है।
बिल्कुल सर, देखिए एक बांध विकास का कारण भी बन सकता है और विनाश का कारण तो बनता ही बनता है, ये आपने अपनी बातों में इनका जिक्र किया है। लेकिन हम कई बांधों को लेकर कवरेज भी कर रहे हैं, उसमें जमरानी मुख्य है जिसकी ये परियोजना है और उसका उद्देश्य है कि लोगों तक पानी पहुंचाना। लेकिन अभी तक उस बांध से कोई विकास तो नहीं हो पाया है। विनाश तो जब बांध बनेगा तब होगा, ये आपने बता ही दिया है कि नदियां भी डूब जाती हैं और जंगल भी खत्म हो जाते हैं, लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जब विकास की बात की जाती है तो उस विकास के लिए इतना वक्त लग गया है कि विनाश तो जो होगा सो होगा, लेकिन विकास भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी चुनौतियां एक बांध बनाने में आ जाती हैं कि इतना वक्त एक बांध को बनाने में लग गया? वो चुनौतियां, उन चुनौतियों का जिक्र, चुनौतियों से पार कैसे पाते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो सरकारें हों, तो ये सब चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो ये चुनौती इस दृष्टिकोण से भी होती है कि आपकी एक पॉलिटिकल विल किसी एक प्रोजेक्ट को करने में कितनी है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े लोगों को भरम में रखने के लिए एक योजना पर योजना ले आ रहे हैं। जी। दूसरी बात, आपके उन रिसोर्सेज को, आपका मैन पावर और आपके जो टेक्निकल नो हाउ, वो सारी आपके पास होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और अगर आप उद्घाटन मात्र कर देना चाहते हैं तो फिर तो आपके पास सिर्फ यही है, इसका मतलब कि कोई गंभीरता नहीं है। जी। आप उसको एक इस तरह का झुंझुना सा पकड़ा देना चाहते हैं। और जहाँ तक जैसे तुमने जमरानी का बोला कि मतलब सिर्फ पानी के लिए है, ये पानी के बारे में तो बहुत बात की जा सकती है। पानी को किस तरह इकट्ठा किया जाए, और यहाँ पे ट्यूबवेल से भी पानी सप्लाई होता है। हल्द्वानी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है जी। और आप कहाँ कहाँ तक पानी देना चाह रहे हैं जी। इस बात से। और इस बात से क्या सिंचाई वाला, वो भी एक बात साफ होनी चाहिए, वो छपनी चाहिए, लोगों के लिए लोगों को बताया जाना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हमें यहाँ की पेयजल की व्यवस्था ठीक करने के लिए बांध की ज़रूरत है, तो पेयजल के लिए बांध की ज़रूरत नहीं होती है। पेयजल के लिए तो आप, हमारे यहाँ जो पुराने सिस्टम थे, नौले थे, खाव थे, चाल थी, बावड़ियाँ थी, वो सब भी तो पानी देती हैं। जी। हमारे जितने पुराने स्प्रिंग्स थे वो सब के सब दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? आप उनको हमें रिवाइव करना होता है, उनको दोबारा से जिलाना होता है। जी। और वो हमें फिर उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च ये भी करनी होती है, लोगों से बात करनी होती है। बिल्कुल। आप गांव में जाकर के ये तो पूछें कि तुम्हारा पहले पानी कहाँ पर था, वो पानी कहाँ से लाते थे। खेतों में पानी का सोर्स होता है, उसको रिचार्ज करने की बात होती है। उस और अगर आप गौर नहीं करें, मेरे हिसाब से तो बांध तो ऐसा है, एक बड़ा भारी आई वॉश सा होता है जिसमें हम मेहनत करने के बजाय एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हम खड़ा कर देते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा, और जिस तरह का कि भ्रष्टाचार है, तो जब बड़ा पैसा होता है तो बड़ा भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इस बांध के नाम पर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बढ़ रहा है। सर, अभी हम पुनर्वास की बात कर रहे थे और अभी एरिया रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को लेकर सौंप दी गई है, उसके बाद सारी क्लियरेंस मिल गई है, फंडिंग करने वाली कंपनी ने निरीक्षण कर लिया है, हाँ कर दी है, जुलाई का समय दिया गया है जहाँ पर निर्माण शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हम ग्राउंड पर गए, वहाँ कुछ भी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं लगा कि पुनर्वास भी इतनी जल्दी हो सकता है। तो पुनर्वास को लेकर क्या योजना होती है जब एक बांध बनता है? पुनर्वास को लेकर क्या चुनौतियां आती है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इतने दावे वादे पुनर्वास को लेकर किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाएगा ये भी सोचना होगा। इतने कम वक्त में आपको लगता है कि पुनर्वास का काम जो है, जो इतना हल्का वर्ड लग रहा है, वो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी पुरानी योजनाओं को देख लें जी। अब मोदी साहब वहाँ से आए हैं गुजरात से, वो नर्मदा के पुनर्वास का बताएं जरा। जी। आज तक नहीं हो पाया है, मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया है। और टिहरी के लोगों से आप भी आज जाकर पूछ लीजिए, पुनर्वास का अर्थ तो यही है कि वो पुरानी तरह से रिहेबिलिटेट हो जाएं, पुनर्वसन, यानी कि पुरानी वो ज़िंदगी में लौट आएँ अपनी। मैं उस क्वालिटी की बात भी कर रहा था शुरू में, चलिए मैं क्वालिटी को छोड़ देता हूँ। पहले अगर आप ये बताएंगे कि आपको हम यहाँ से उखाड़ रहे हैं, आपको यहाँ से हटा रहे हैं, अब आप जाएंगे कहाँ? आप हमको ये तो बताएंगे ना। हम पहाड़ में रहने वाले थे, हमारे घर में एक आंगन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमको रुद्रपुर में या और थोड़ी सी और बाहर सीमा में एक 300 गज का एक प्लॉट दे देंगे और उससे लगा हुआ एक दूसरा घर दे देंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे किसी और को देंगे और ऊपर किसी और को देंगे? तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि आपकी जो प्लानिंग है
जिस वक्त आपका ये बन रहा है उसके साथ ही पुनर्वास के लिए उसका डिज़ाइन भी आपको सबमिट करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो जनसुनवाई क्या होती है। आप बताएंगे तो ना कि ये हमारा प्लान है, अब हम आपको यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो आप यहाँ जाएंगे, ये शर्तें हैं, ये आपको मुआवजा है और आप इन कंडीशंस में रहेंगे। अब किसी पहाड़ के रहने वाले, अब ये रौसिल और ये वाला इलाका जहाँ पर आपका ये बन रहा है जो डूबेंगे, वहाँ आज जाके देखिए कुल्फ़ी जम जाएगी, इतना ठंडा है। और उसी के मुकाबले में आप नीचे आके हल्द्वानी और नीचे देखिए तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उस जलवायु में जो आदमी रहता है, वहाँ के फल सब्जी जो भी उस वातावरण में जो इस्तेमाल करता है, तो मान लीजिए कुछ एक डिग्री तक कम भी हो वो चलेगा, क्योंकि वो किसी और तरह से आप कंपनसेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पुनर्वास का एक नाम जो है दे दिया और आपने बता दिया वो तो वहाँ जमा हो जाएगा और आपके बैंक खाते में इतना आ जाएगा। कौन बैंक को किस तरह हम ऑपरेट करते हैं जी, हमारे, और हम किस तरह से जो है हमारा जीवन चलता है, बच्चों के स्कूल किस तरह के हैं और दूसरे और बहुत सारे जीवन के जो एस्पेक्ट हैं उनको हम किस तरह निभा पा रहे हैं एक जगह पर, वो बरसों बरस लगने के बाद बनता है। जी, और अचानक हम किसी एक नई जगह में जाएं और इम्पैक्ट असेसमेंट भी हर एज के लिए अलग अलग हो। आपको ये नहीं देखना, आपको उनका प्रोफाइल बनाना होगा कि किस एज के प्रोफाइल के कितने लोग हैं। उसमें महिलाओं का एक इस तरह का वर्गीकरण होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए, और उनके अपना जो आजीविका के क्या साधन हैं, क्या उनको, क्योंकि लिटरेसी भी एक फंक्शनल लिटरेसी होती है। मुझे अगर खेत में ही काम करना आता है तो अब आप मुझे पुनर्वास करके रुद्रपुर में क्या खेती करवाएंगे बताइए। मैं तो अपने बाड़ों में ही काम कर सकता हूँ। हमने जो है जिस तरह से हमने ज़िंदगी को जिया है उसी तरह हम आगे काम करना चाहेंगे। नौकरियाँ इतनी हैं नहीं, तो आप एक ऐसा कार्यक्रम लाएं सचमुच जो कि लोगों को पसंद भी आए और सचमुच वो उनको कंपनसेट कर सके। नहीं तो अगर वो किसी तरह से भरपाई नहीं करता है तो फिर बात तो वैसे ही मैंने बोला कि आप इतने बड़े पहाड़ में वो पानी जो है जब घुसता है अंदर तो वो कहाँ से टूटेगा, किस जगह से बहेगा, वो रिस्क तो है ही है। और टेक्निकली देर हो रही है, हो सकता है आपने सही टेक्निकल एजेंसीज ने चुनी हो। लोग ने जब रशियन टेक्नोलॉजी आई थी तो उसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कहा गया था कि रूस में बांध टूटा है जब टिहरी डैम वाला केस आया था, तो अभी भी ये कहा जाता है कि इस हाइट पर इतना बड़ा डैम जो है ये ठीक नहीं है। तो ये सब बातें बहुत गहराई से देखने की हैं। और एक ज़रा सा इंटरव्यू में एक सारे समाजशास्त्री पक्ष को उजागर करना वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन यह है कि एक बहस की शुरुआत प्रतिपक्ष में जितना जैसा मुझे लग रहा है, मैं विनोद जोशी जी को भी जानता हूँ, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता की भी आवश्यकता है कि हम जड़ पर जा कर के वो बात करें, और मात्र इतने के लिए नहीं कि अभी आपको कैसा लग रहा है वाला बिल्कुल नहीं होता है। और वो बहुत गंभीरता के साथ होना चाहिए। और इस राज्य की जो कल्पना है, हम राज्य के जो है आंदोलनकारियों में से रहे हैं, तो हमने इसकी कल्पना बड़े बांधों वाले राज्य की तरह नहीं की थी। बिल्कुल वो सब लिखा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो ना हो। कुछ अरसे तक वो देहरादून की सेक्रेटरीट में भी वो कटिंग लगा करती थी। अब हम इसे पर्यटन का राज्य घोषित करवाना चाहते थे। और इन सब चीज़ों के माध्यम से होते हुए यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली आनी चाहिए। अब एक टापू सा बना करके आपने अगर खुशहाली ला भी दी, जैसा कि कुछ जगहों में हो रहा है, तो वो किसी काम की नहीं। एक बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, उनको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर एक वो जिजीविषा है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लड़े हैं इस राज्य के लिए, और छोटा राज्य बना था इसीलिए कि हम बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल। अब हमारी तो शुभकामनाएं हो सकती हैं। और अगर कभी वो इम्पैक्ट असेसमेंट में एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप इन्वॉल्व करना चाहें तो मैं हमेशा जो है अपना समय उसमें देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो
जो सर के साथ यहाँ बातचीत रही उससे एक चीज तो समझ में आ गई है कि विनाश के रास्ते विकास करने की कोशिश की जा रही है और उसमें भी इतने साल लग गए कि विकास शायद बिल्कुल जनता को मिल ही नहीं पा रहा है। और हम लगातार इस पर ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं कि आखिर जमरानी बांध को बनने में इतना वक्त क्यों लग गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले आपको ये बताया जाए कि आखिर बांध क्या है, क्यों बनता है, चुनौतियां क्या होती हैं, बनाने का मकसद क्या होता है, इस विनाश के रास्ते के वाकई आपका विकास हो पाएगा और विकास के आपको जो बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं कि पानी आप तक पहुंच गया है, बहुउद्देशीय योजना लगभग हो चुकी है, वहां की हकीकत क्या है। अब देखने वाली बात है कि पुनर्वास को लेकर आगे क्या होता है, क्योंकि अगला स्टेप यही होने वाला है। हालांकि पुनर्वास को लेकर भी हमारी ग्राउंड कवरेज लगातार जारी रहेगी और इस तरह के कई लोगों से आपको मुलाकात करवाएंगे जो आंदोलन कर चुके हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वाकई आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे, कागजों को आपके सामने लेकर नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।